हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सिख गुरुओं ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था और अंतिम तौर पर 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु उपरांत बंदा बहादुर सिखों के नेता के रूप में उभरा था। बंदा बहादुर की मृत्यु के उपरांत पंजाब का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर है पंजाब का सिख साम्राज्य या महाराणा रणजीत सिंह या आंग्ल सिख संघर्ष। ये पंजाब का दूसरा पार्ट है। बंदा के मरने के बाद सिख इतिहास में इस समय दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वो था सरबत खालसा और गुरुमत्ता। अब सरबत खालसा और गुरुमत्ता क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष में दो बार बैसाखी तथा दिवाली के अवसर पर समस्त सिख एकत्रित होते और एक सभा का आयोजन होता। उस सभा द्वारा पारित कानून या आदेश को गुरु का मत मानकर स्वीकार कर लिया जाता। इसी को गुरुमत्ता कहा गया। ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही सरबत खालसा सभा का आयोजन 1733 ईस्वी में बैसाखी के अवसर पर हुआ, जिसमें कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दल खालसा के संस्थापक कौन है। ध्यान रखेंगे कि दल खालसा के संस्थापक कपूर सिंह थे। कपूर सिंह के मृत्यु उपरांत 1748 में जस्सा सिंह अहलूवालिया, कपूर सिंह के मृत्यु उपरांत जस्सा सिंह अहलूवालिया दल खालसा के अध्यक्ष बने। इन्हें सुल्तान कौम भी कहा जाता है और इन्हीं के समय दल खालसा 12 मिसलों में बट गया। ध्यान रखेंगे कि मिसल एक अरबी शब्द है। कनिंघम के अनुसार मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ एक जैसा या समान होता है। अब थोड़ा सी इतिहास शुरू करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के समय आप जानते हैं कि नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का लाभ उठाकर सिखों ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का लाभ उठाकर सिखों ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनमें एक शासकीय इकाई का भाव था। अतः आपस में संघर्ष करने लगे, आपस में लड़ने लगे। अतः 12 मिसलों की छिन्न भिन्न, टूटने की, भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन सुकरचकिया मिसल के नेता, सुकरचकिया मिसल जिनका राज्य चिनाव से रावी के मध्य था और सुकरचकिया मिसल के संस्थापक चढ़त सिंह थे। सुकरचकिया मिसल के नेता रणजीत सिंह ने अपनी सूझबूझ व बुद्धिमत्ता से इस आशंका को दूर कर दिया और पंजाब को एक सुदृढ़ राज्य बना दिया था। उसी रणजीत सिंह के बारे में
आज हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह का जन्म अभी आपका उल्लेख किए थे, प्रश्न पूछा गया है कि रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकरचकिया मिसल के थे। शुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? चहल सिंह थे। और ये इनका राज्य कहां से कहां तक था? तो रावी से चिनाब नदी के मध्य शुकरचकिया मिसल का राज्य था। रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में शुकरचकिया मिसल में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में वह गद्दी पर बैठे थे। अल्प आयु में अवयस्क होने के कारण उनकी माता सादी कौर उनका संरक्षिका बनी और 1792 से 97 तक अर्थात लगभग 5 वर्ष सादी कौर रणजीत सिंह की संरक्षिका के रूप में कार्य करती रही। जब वयस्क हुए, आप जानते हैं कि अब्दाली का पोता जमान शाह, अब्दाली का पोता जमान शाह पंजाब का अपने आप को स्वामी मानता था। जब वह पंजाब पर आक्रमण किया, मीन्स मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पंजाब पर आक्रमण किया, तो उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाकर जमान शाह के पास भिजवा दिया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर उन्हें राजा की उपाधि थी। प्रश्न पूछा गया है कि जमान शाह राजा की उपाधि रणजीत सिंह को किसने दिया था? तो जमान शाह ने दिया था। ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि पाया और जमान शाह से ही अनुमति लेकर वह 1799 में लाहौर और 1805 में अमृतसर भंगी मिसल से छीन लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब तक पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। वह मीन्स रणजीत सिंह समस्त सिखों के राजा बनने की भावना से वह सतलज के पार प्रदेशों पर आक्रमण किए कि समस्त सिख राज्य को संगठित कर लिया जाए। लेकिन सतलज पार के प्रदेशों के सिख राजाओं ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से सहायता की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने अपने दूत चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास भेजा और अंततः रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच एक संधि हुई। वो संधि अमृतसर की संधि कहलाती है। ध्यान रखेंगे कि अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई थी। इस प्रश्न पूछता है कि संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ये संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी और इस संधि में निर्णय हुआ था कि महाराजा रणजीत सिंह सतलज के पार प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेंगे, अर्थात सतलज नदी उनके साम्राज्य की पूर्वी सीमा बन गई थी। तो हम कह सकते हैं कि अमृतसर की संधि का परिणाम एकमात्र रहा कि सतलज नदी रणजीत सिंह के साम्राज्य की पूर्वी सीमा बन गई थी। किंतु पश्चिम में उन्होंने विस्तार शुरू कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1824 में
पेशावर जीत लिया, किंतु सिंध विजय का स्वप्न अधूरा हो गया। कारण कि रणजीत सिंह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से रोपड़ में मिले और वो सिंध को जीतकर आपस में बांटने का प्रस्ताव रखा था, किंतु विलियम बेंटिक ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अर्थात सिंध विजय की स्वप्न रणजीत सिंह का अधूरा हो गया और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह की मृत्यु उपरांत सारी शक्ति सेना के पास आ गई। सेना किंग मेकर की भूमिका में आ गई, शासक निर्माता बन गई, जिसे चाहती उसे राजा बनाती थी। ऐसी स्थिति में रणजीत सिंह के मरने के उपरांत उनके 4 पुत्रों को राजा बनाई। रणजीत सिंह के बाद खड़ग सिंह राजा बने और खिमची थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नैनीहाल सिंह बने, सहतीरी गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर सिंह बने, मारे गए। इसके बाद उनका छोटा पुत्र दलीप सिंह और वयस्क दलीप सिंह को राजा बनाई और उसकी संरक्षक महारानी जिंदल बनी। यानी कि महारानी जिंदल के संरक्षण में दलीप सिंह राजा बने। आप जानते हैं कि सभी शक्ति सेना के पास आ गई थी। सेना जिसे चाहती थी राजा बनाती थी। और तो महारानी जिंदल सेना को कमजोर करने के उद्देश्य से वह अन्य पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दी। कारण था इस पर ब्रिटिश इतिहासकार लेपेल ग्रिफिन ने कहा है कि पिता ने खट्टे अंगूर खाए थे और पुत्रों के दांत किनारे पर ही लगे थे। अर्थात रणजीत सिंह कभी भी अंग्रेजों का सीधे मुकाबला नहीं किए थे। परिणाम यह हुआ कि उनके पुत्रों को जब मुकाबला करने का समय आया तो कमजोर साबित हुए। राजमाता जिंदल सिख सेना को कमजोर करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदल के लिए हार और जीत दोनों बराबर था। अगर जीतती तो पूरे भारत की महारानी बनती और हारती तो सेना कमजोर होती। वैसे भी अंग्रेजों द्वारा सिंध को हड़पने से पंजाब को खतरा उत्पन्न हो गया था। आप जानते हैं कि 1841 में अंग्रेजों ने सिंध जीत लिया था। ऐसे ही पृष्ठभूमि में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। अगर पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, तो आप कह सकते हैं कि महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी। महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी। अंततः सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन सिख सेनापतियों ने सैनिकों को धोखा दिया और सैनिक में सिख सेना पराजित हुई। और पराजित होने के उपरांत सिखों और अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। लाहौर की संधि मार्च 1846 में हुई थी। इस संधि में प्रावधान किया गया कि अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपया देना है तथा रणजीत सिंह को उत्तराधिकारियों को सतलज के पार प्रदेशों पर हमेशा के लिए अधिकार छोड़ना है।
लाहौर संधि में प्रावधान था कि सिख अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपया देंगे तथा हमेशा के लिए सतलज के पार प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे कि सिख सेना के पास 1.5 करोड़ रुपया नहीं था, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य को, जम्मू कश्मीर प्रांत को 1 करोड़ में ये गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया गया। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुलाब सिंह डोगरा का राज्य स्थापित हो गया और स्वतंत्रता के समय भी महाराजा हरि सिंह उसी गुलाब सिंह डोगरा के वंशज थे। तो जम्मू कश्मीर डोगराओं को ऐसे मिला हुआ था। ध्यान रखेंगे कि जब लाहौर की संधि का भी सिखों ने सम्मान नहीं किया, उसका उल्लंघन किया प्रावधानों का, तो उससे बड़ी एक संधि ला दी गई जिसको बोलते हैं भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में हुई थी। इसमें प्रावधान था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट सिख दरबार में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। महारानी जिंदन को 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया और महारानी जिंदन के प्रेमी लाल सिंह को कैद करके देहरादून भेज दिया गया। ये भैरवाल की संधि लाहौर की संधि की पूरक संधि थी। ध्यान रखेंगे कि इसी में पहली बार सिख दरबार में हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट नियुक्त हुआ और उसी ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दिया। ध्यान रखेंगे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो 1848 से 49 ईस्वी में हुआ था। आपको बताया गया कि सिख दरबार में हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंट थे। हेनरी ने सिख सेना को भंग करना शुरू कर दिया और मुल्तान के गवर्नर मूल राज से 1 करोड़ रुपए की मांग की और जब मूल राज ने रुपया देने से इनकार कर दिया तो युद्ध शुरू हो गया। इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में एक गुजरात का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में सिख सेना को चार्ल्स नेपियर ने बुरी तरह हराया। यद्यपि सिख बहादुरी से लड़े लेकिन चार्ल्स नेपियर के सम्मुख नहीं टिक पाए और अंततः इस युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। प्रश्न पूछता है 29 मार्च 1846 को पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था और मुल्तान के गवर्नर मूल राज को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया। राजा दलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और महारानी विक्टोरिया को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भेंट किया गया। ध्यान रखेंगे कि ये वही विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा है जिसे वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र ने अलाउद्दीन को दिया था और तब से भारत में था, लेकिन नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो वह अपने पास ले गया था और नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली वह
उत्तराधिकारी जवान शाह के साथ था। जब रणजीत सिंह ने एक अफगान को संरक्षण दिया था, तो उसी के बदले में 1841 में अफगानी शाह शुजा ने वो कोने हीरा रणजीत सिंह को भेंट किया था, और वही कोनूर हीरा इस समय महारानी विक्टोरिया को दिया गया और वर्तमान में विक्टोरिया के ताज में है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत पंजाब का विलय कर लिया गया, मुल्तान को गवर्नर मूलराज को मृत्युदंड दिया गया तथा राजा दलीप सिंह को 5 लाख की वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ने भेजा गया और विश्व प्रसिद्ध कोनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। यहां से पंजाब का इतिहास समाप्त होता है। हम अब पढ़ेंगे थोड़ा सा रणजीत सिंह के बारे में। जो प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब केसरी, ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह पंजाब केसरी के रूप में विख्यात थे। प्रश्न पूछा गया है कि रणजीत सिंह की तुलना किसने नेपोलियन बोनापार्ट से किया है, तो फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। रणजीत सिंह स्वयं को अपने आप को खालसा या सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानते थे और रणजीत सिंह के सबसे विश्वसनीय उनके विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर फकीर अजूजुद्दीन तथा दीवान दीनानाथ थे। पूछा गया है कि रणजीत सिंह का साम्राज्य कितने प्रांतों में बड़ा था, तो उनका साम्राज्य 4 प्रांतों में बड़ा था, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान तथा पेशावर। रणजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान तथा पेशावर। उन्होंने 33% से 40% भू राजस्व वसूला था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं सैन्य संगठन के बारे में। ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह भारत के वे पहले राजा थे जिन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर संगठित किया था। पश्चिमी आधार पर संगठित किया, इसलिए उनकी सैन्य व्यवस्था को हम भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था भी कहते हैं। उनकी सेना 2 भागों में बटी हुई थी, एक फौज ए बेकवाद तथा दूसरा फौज ए खास। ध्यान रखेंगे कि फौज ए बेकवाद अनियमित सेना थी और फौज ए खास इनकी नियमित सेना थी। फौज ए बेकवाद में मुख्यतः घुड़सवार होते थे। वो घुड़सवार भी 2 कोटियों में बटे हुए थे, एक घुड़चढ़ा खास और दूसरा मिसलदार। घुड़चढ़ा खास वो घुड़सवार थे जो अपना घोड़ा व अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे, जबकि मिसलदार जो उनके अधीन सरदार थे, अधीनस्थ सरदार थे, उनकी सेना हुआ करती थी। लेकिन हमको मुख्यतः बनना है फौज ए खास जो रणजीत सिंह की नियमित सेना थी। ये सेना पैदल, घुड़सवार तथा तोपखाने में बटी हुई थी। पैदल सेना को प्रशिक्षित करने का श्रेय एक इटालियन बंतुरा को जाता है। ध्यान रखेंगे कि इटालियन बंतुरा ने उनकी रणजीत सिंह की पैदल सेना को प्रशिक्षित किया था। जब वो ट्रेनिंग करते थे तो बाहर से सिख देखते थे और उन्हें नक्श ललुआ अर्थात नर्तकी की चाल कहा करते थे। ध्यान रखेंगे कि उनकी घुड़सवार सेना
रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने संसार की सबसे सुंदर फौज कहा है। उसको एक फ्रांसीसी एलार्ड ने प्रशिक्षित किया था। रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना का प्रशिक्षण एक फ्रांसीसी एलार्ड ने किया था, जिसे ऑकलैंड ने संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था, जबकि उनके तोपखाने का प्रशिक्षण एक फ्रांसीसी जनरल कोट और कर्नल गार्डनर ने किया था। जनरल कोट और कर्नल गार्डनर उसके तोपखाने के प्रशिक्षक थे। ध्यान रखेंगे कि रणजीत सिंह का डायनेस्टिक सिंबल या सेना का निशान बाज था। इसी के साथ हम पंजाब राज्य के दोनों पार्ट समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।